हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा है पीपैक 173 का यूनिट 11 आरटीआई। सबने सुना है आरटीआई का क्या मतलब है, कौन सा ये एक्ट है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए के अंदर ही आता है। सबने पढ़ रखा होगा है ना आर्टिकल 19 कि आपके पास इंफॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार है। तो उसी के बारे में हम आरटीआई के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा कुछ इस चैप्टर के अंदर है नहीं, बहुत ही आसान है। मेन मेन टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। और यूनिट 12 देखेंगे, ठीक है जी। तो जल्दी से देखने वाले हैं, उसके अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके अंदर भी हम कुछ कंसर्न चैलेंजेस वगैरह की बात करेंगे, ओके। तो बात करते हैं अपना पहला टॉपिक कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है, क्यों है ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई बनाया गया है, या फिर इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार हमको क्यों दिया हुआ है, क्या ज़रूरत है। अब क्या है कि देखो आरटीआई है ना, अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है सरकार की तो हम आरटीआई के थ्रू ले सकते हैं कि भाई हमारे पास अधिकार होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू, है ना। अब गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, हमको क्या पता है, ठीक है। अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इतनी नहीं मिलती है, अब हम अपना एक नेगेटिव असर ना बना के पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ना, है ना। तो ये हमको हेल्प करते हैं गवर्नमेंट के सारे काम के बारे में, वर्क बताने के बारे में, ठीक है। अगर आरटीआई है तो पहला तो सिंपल ओपन गवर्नमेंट होती है, ठीक है। हमको पूरी जानकारी मिलती रहती है गवर्नमेंट क्या कर रही है। पूरा काम जो होता है ना गवर्नमेंट का वो ओपन होता है, ठीक है। क्यों डिसीजन ले रही है, किस लिए ले रही है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है, ठीक है। जो आरटीआई है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, एक वे क्रिएट करता है रेगुलर पीपल्स के लिए कि वो अपनी सरकार से बात कर सके, वो क्वेश्चन कर सके, ठीक है। कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है गवर्नमेंट से, ठीक है, तो आप उसको पूछ सकते हो आरटीआई के अंदर और गवर्नमेंट उसका आंसर देगी। इससे क्या होगी, आपकी जो डेमोक्रेसी है वो और इंटरेक्टिव बनेगी। स्मार्ट चॉइसेस, जब आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं रहेगी, जब आपको गवर्नमेंट से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा, क्या आप चॉइस बना पाओगे अपनी? नहीं। जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, पूरी चीज़ आपको समझ में आएगी, तो आप अपनी चॉइसेस भी अच्छे रखोगे ना, आप भी तो बेटर डिसीजन लोगे अपने लिए, ठीक है। गवर्नमेंट लेकर आने के लिए कि हाँ भाई गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो हम इसी सरकार को लेके आएंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है तो फिर हम नहीं लेके आने वाले। तो इससे क्या होगा, हमारी चॉइस भी बेटर होगी, ठीक है। और अगर आरटीआई है राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो पूरा हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बीच में कोई ऑफिसर करप्शन कर रहा है वो सारी चीज़ें निकलेंगी। तो आरटीआई क्या करता है, कोई भी बीच में करप्शन आता है या गवर्नमेंट कोई भी फिशी काम करती है उसको क्या करती है, वहीं पे वो ख़त्म करती है, वहीं पे रोकती है। अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो वहीं पे उसे थाम देती है, ठीक है। और आरटीआई के थ्रू हम सारे गवर्नमेंट के वर्क को चेक करते हैं, इसलिए हमको आरटीआई की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको बोला है कि अधिकार है कि आप इंफॉर्मेशन जान सकते हो, लेकिन कुछ सर्टेन लिमिटेशन पर। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जान सकते हो सरकार के बारे में, नहीं। आप पर्सनल प्राइवेसी के बारे में नहीं जान सकते। अब मोदी बोल रही, सॉरी, हम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में हम सारी चीज़ें थोड़ी नहीं जान सकते हैं। उनका जो पर्सनल है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, उनकी प्राइवेसी भी होगी, ठीक है। हम किसी ऑफिसर की प्राइवेसी को नहीं जान सकते, ठीक है, ये हमारे पास राइट नहीं है। ना ही नेशनल सिक्योरिटी को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हार्म कर दे उसके बारे में नहीं जान सकते, ठीक है। तो आपको इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है कि आप सब कुछ जान सकते हो, नहीं। कुछ चीज़ें नहीं जान सकते हो, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 के अंदर आया था। 2004 के अंदर आपकी यूपीए सरकार आई थी जो कि हमारी कांग्रेस है, ठीक है। कांग्रेस अपनी एक अलाइंस बनाती है यूपीए, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंस। मुझे बताओ एनडीए किसका अलाइंस है, एनडीए किसका अलाइंस है, कमेंट में बताने का है। अब देखो जब यूपीए जो ये हमारी पावर में आई थी, मतलब जब हमारी कांग्रेस पावर में आती है अलाइंस बना के, तो वो बोलती है कि देखो जी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जो ये अधिकार है ना इन्फॉर्मेशन लेने का, ठीक है, इसको हम इम्प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव बनाएंगे अपनी सरकार को, ठीक है। अब क्या होता है, आरटीआई बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है किसके अंदर, हमारी लोकसभा के अंदर, ठीक है।
दिसंबर 2014 को, ठीक है। फिर ये बिल पास हो जाता है मई 2005 मई को ये बिल पास हो जाता है किससे, लोकसभा से। बाद में फिर इसको राज्यसभा में पहुंचाया जाता है, राज्यसभा भी इसको पास कर देती है। फिर उस टाइम पे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, वो भी अपना साइन कर देते इस पे। अब लोकसभा से भी निकल गया, राज्यसभा से भी निकल गया, APJ जो हमारे कलाम जी वो थे प्रेसिडेंट, उन्होंने भी साइन कर दिया है। तो उस टाइम पे ये एक्ट बन गया था 2005 के अंदर, जो कि 2005 12 अक्टूबर को फोर्स में ला दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। कब बताओ RTI कब लागू किया गया था? अगर आपसे कोई पूछेगा क्या बोलोगे? 12 अक्टूबर 2005, ठीक है, 2005, ठीक है भाई, याद रखना है। अब देखो डेट कैसे याद रखना है, अगर आपको नहीं होता है, 6 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है, ठीक है, 6 में 6 प्लस कर दो, कितना हो गया 12, तो 12 अक्टूबर तो 2005, ठीक है, 2005 याद रखना है, ठीक है भाई। ओके, की फीचर्स क्या है? की फीचर ये है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट के वर्क के बारे में जानना है, कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कोई रिकॉर्ड आपको चाहिए, कोई नोट आपको चाहिए, कोई सर्टिफिकेट की कॉपी आपको चाहिए किसी डॉक्यूमेंट की, वो सब आप ले सकते हो। कोई भी मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, प्रिंट आउट चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए वो आप गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? इंफॉर्मेशन मतलब कि रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, ईमेल, ओपिनियन, सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हो। पब्लिक अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट बॉडी, इंस्टीट्यूशंस है, और कुछ हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको फंड मिलता है किससे? गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। रिकॉर्ड सेम वही डॉक्यूमेंट वगैरह आते हैं, ठीक है। ओके, प्रोसीजर क्या होता है इंफॉर्मेशन लेने का? तो आपको एक एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है और आपको नहीं बताना पड़ता कि क्यों हमको ये चाहिए इंफॉर्मेशन। विदाउट रीज़न भी आप जो RTI है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। जो इसमें फ़ीस ली जाती है वो बहुत ही कम ली जाती है, और BPL वाले लोगों के लिए तो ली ही नहीं जाती है, उनके लिए फ्री होता है। इन्फॉर्मेशन आपको 30 दिन के अंदर मिल जाता है, ठीक है। अगर कोई रिजेक्शन हो जाता है तो वो समझ लो कि कहीं ना कहीं आप ही उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है। कभी कभी रिजेक्शन भी निकल जाता है। और अपील की अगर हम बात करें, आपने इंटरनल अपील लगाई है तो आपको 30 दिन के अंदर मिल जाती है। अगर आपने एक्सटर्नल अपील लगाई है तो आपको 90 दिन तक मिलती है। और कमीशन का क्या होता है? जो कमिश्नर्स होते हैं उन्हीं का फाइनल डिसीजन होता है, उसके बाद कोई भी अपील नहीं दे सकता, कोई भी लोअर कोर्ट उसके ऊपर अपील नहीं दे सकता है, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो आप देख लेना कि वही सेम बात होती है, बजटिंग वगैरह इन सब के बारे में पूरा शेयर करना, ये पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। फंक्शन के बारे में कौन सा क्या काम कर रहा है, कि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मनरेगा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देगा, ठीक है। मतलब पूरा चीज़ आपके सामने खुल के रख देता है ये, ठीक है। अगर हम बात करें कौन काम करता है, कौन है इसके अंदर, तो सेंट्रल स्टेट लेवल पर है। सेंट्रल लेवल पर हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन काम करती है। इसका फॉर्मेशन गेजेटी नोटिफिकेशन के थ्रू हुआ था, सेटअप किया गया था, ठीक है। सेटअप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। और मेंबर कौन होते हैं इसके? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और भी 10 हमारे कौन होते हैं? इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और भी हमारे 10 मेंबर होते हैं उसके साथ। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। किसके रिकमेंडेशन पर? प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर है, और ये इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर किसी का कोई पावर नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करती, ना ही इसके ऊपर कोई अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इसका मेंबर जो चुना जाता है वो कौन करते हैं? वो हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन किसकी? चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। इसके अंदर एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और उनके साथ भी 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, वो सेम, ठीक है। देन उसके बाद इसका हेडक्वार्टर वो आपके स्टेट के ऊपर वो करता है कि आप कौन से स्टेट से हो। देन उसके बाद ये भी इंडिपेंडेंट होता है, इसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं होता है किसी का भी, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें कि कौन एलिजिबल है इसके लिए, तो वो जाना माना होना चाहिए पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ में, ठीक है। अलग अलग फील्ड से वो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और ये पार्लियामेंट का, ये फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही किसी ऑफिस में काम कर रहा होना चाहिए, ना ही किसी पॉलिटी या बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारे इसके अंदर मिनिस्टर्स, कमिश्नर वगैरह आते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर बात करें तो
इनको अपॉइंट किया जाता है, चीफ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, जब तक इनकी 65 एज नहीं हो जाती है उससे पहले। और अगर किसी को एक बार चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया है तो उसको दोबारा अपॉइंट नहीं किया जाता है, ठीक है। और 5 साल तक ये अपनी जॉब पर रहता है, उसके बाद इसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है, मतलब रिमूव कर दिया जाता है। देन इसके बाद इनकी जो सैलरी होती है वो सेम काफ़ी कॉम्परेबल होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। रिमूवल की अगर बात करें तो इनको हमारे प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पर हमारे गवर्नर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अगर इन्होंने कभी भी मिसबिहेवियर करा है या फिर इनकैपेसिटी है इनके अंदर, वो कैपेबल नहीं है इस जॉब के, तो इनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। और भी रीज़न है कि क्रिमिनल चीज़ों में ये इन्वॉल्व है या फिर ये पैसे ठांग रहे हैं, ठीक है, मेंटली या फिजिकली इनको इनकैपेसिटी है, कैपेबल नहीं है इस जॉब के लिए, तो इनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, इन सिचुएशन पे। अब हम आरटीआई की कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं, कुछ बेकार चीज़ें देखते हैं। अच्छी चीज़ें ये है कि जो ये कवर करता है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर हमें गवर्नमेंट के कोई भी बॉडी, ऑफिशियल या किसी भी प्राइवेट ग्रुप के फंड के बारे में जानना है तो हम ईजिली आरटीआई के थ्रू क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद लिमिट, अब इसके ऊपर कुछ लिमिट भी, ऐसा नहीं है कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं मिलती है। नो एब्सोल्यूट सीक्रेट, ठीक है, हर चीज़ आपको नहीं मिल सकती है, कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट भी किया जाता है, सर्टेन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको नहीं बताई जाती है, वरना जो गवर्नमेंट की होती है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताई जाती है, ठीक है। लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर भी पूछ सकते हैं, अगर आप उनको कोई लगता है करप्शन हो रहा है या उनकी राइट वायलेट्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। कंसर्न देखिए तो कुछ कंसर्न ये है कि सीक्रेट नोट्स एक्सक्लूड, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसको लेकर काफ़ी डिबेट है, सीक्रेट्स को लेकर, कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट क्यों रिवील नहीं करती है, इन सब चीज़ों के ऊपर आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। पेइंग फॉर इन्फॉर्मेशन, वो बोलते हैं कि हम तो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इसके पीछे आरटीआई वाले पैसे क्यों ले रहे हैं, है ना, तो इसको लेकर भी लोग काफ़ी कंसर्न दिखाते हैं। नॉट एनफ शेयरिंग, लोग बोलते हैं कि जितना हमने इन्फॉर्मेशन मांगा है उतना इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलता। कोई को बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके अंदर हमको शायद इन्फ्लुएंस दिखता है गवर्नमेंट का, ठीक है। नो यूनिफॉर्म लॉ, वो बोलते हैं कोई यूनिफाइड लॉ नहीं है, रूल्स नहीं है जिससे हम समझ सके भाई कौन सी प्राइवेट है, कौन सी ऐसी सीक्रेट है जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, ठीक है, ऐसा कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है सभी के लिए, ठीक है। तो इतना ही है आज के चैप्टर में, आई होप आपको समझ में आया होगा आरटीआई के बारे में। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ। पहला तो मुझे ये बताओ कि कौन सी गवर्नमेंट थी जो आरटीआई लेके आती है, कौन सी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, पार्टी बताओ, कौन सी पार्टी उस टाइम पे पावर थी और कौन से साल में आया था और किस डे को हमारा ये आरटीआई लागू किया जाता है। जल्दी से बताने का है, मेरा बर्थडे याद रखना और उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम अपने 12 यूनिट की बात करते हैं। काफ़ी छोटा सा यूनिट है, बस देखने का ऊपर से, क्योंकि अब तक हमने आईसीटी के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। तो आपके 12 यूनिट में कंसर्न, चैलेंजेस वगैरह बताए जाते हैं। अगर हम आईसीटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर एक चैप्टर में चैलेंजेस वगैरह आपको बता ही दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं, आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन इन गवर्नेंस इशू एंड चैलेंजेस। जब आईसीटी को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनको क्या करा जाता है, जब हम गवर्नेंस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो कौन कौन से इश्यूज है और कौन कौन से चैलेंजेस है। पहला तो भाई विजन नहीं होता गवर्नमेंट के पास, ना कोई क्लियर विजन नहीं है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर जो विजन होता है वो लोगों के मतलब लोगों को देख के भी नहीं किया जाता। अब तुमने एक विजन सेट कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सभी के लिए परफेक्ट हो, नहीं, अलग अलग ग्रुप रहते हैं भाई सोसाइटी में, उनके बारे में सोचना पड़ता है ना। री इंजीनियरिंग जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है क्या टेक्नोलॉजी, तो गवर्नमेंट को धीरे धीरे एफिशिएंसी के साथ करना चाहिए, ना कि एकदम से क्विक इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। पहले वो देखे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम है अभी, ठीक है, उनको कम करे, फिर धीरे धीरे चेंजेस लेकर आए, ठीक है। एकदम से पूरा उसको बदल देना सिस्टम को, ये थोड़ी ना ठीक है। ई गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट है उनको फोकस करना चाहिए सर्विस डिलीवरी के ऊपर कि हम इम्प्रूव कर सकें इनको। पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, ठीक है। और लोगों की जो नीड्स है उनको देखना चाहिए, क्या ज़रूरत है, लोगों को ट्रस्ट एक बनाना चाहिए, ठीक है। लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन एक अच्छा होना चाहिए। अगर ई गवर्नेंस है भाई, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट है, तो इसका बेनिफिट उठा के गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकती है एक अच्छा सा वेरियस चैलेंजेस के थ्रू, जिससे पब्लिक भी अवेयर रहेगी,
ठीक है। ई लिटरेसी भी एक बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने अपने आप को डिजिटलाइज तो कर लिया है, लेकिन काफ़ी ऐसे सिटीजन्स है रूरल एरिया के अंदर जिनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिनको ये नेट टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो बेसिक ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट उनको क्या करे, जरूर दे इंटरनेट के बारे में, कि कैसे आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो, कैसे आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। पॉलिटिकल विल और लीडरशिप काफ़ी ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट कोई भी ई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लेकर आती है तो उनको आगे लेकर आने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी होता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ई गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं वो फोकस करें अपने आप को ट्रांसपेरेंट बनाने में, अकाउंटेबल बनाने में, ठीक है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं वो रेजिस्टेंट टू चेंज, काफ़ी ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, जो अगेंस्ट आते हैं किसके, ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के। उनको डर लगता है कि कहीं हमारी जॉब ना टूट जाए, कहीं ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ये हमको नहीं पता, भाई टेक्नोलॉजी के बारे में हम इतने फैमिलियर नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जो उनको नहीं पता होता, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं, रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो इनको कम करना चाहिए। रिसोर्सेज, स्किल प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ई गवर्नेंस के लिए। अगर ई गवर्नेंस लेकर आना है तो पहले तो स्किल प्रोफेशनल्स होने चाहिए ना, जिनको जानकारी होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में, तभी तो हो पाएगा। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है किसके अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। सिर्फ सरकार के ऊपर ही पूरा थप्पा मत लगा के रखो, ठीक है। रिसोर्स प्रोवाइड करने का प्राइवेट का भी काम होना चाहिए। इंफॉर्मेशन पॉलिसी, ये काफ़ी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो क्या है, इंफॉर्मेशन पॉलिसी काफ़ी ज़रूरी है ई गवर्नेंस के अंदर, कि लोगों से ज़्यादा लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। और आप सभी को पता है, अभी मैंने आरटीआई के बारे में पढ़ाया है, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, वो गवर्नमेंट की सभी वर्क के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। जितने भी न्यू प्रोजेक्ट आते हैं लोगों को उनके बारे में जानकारी दो, ठीक है। डुप्लीकेशन ना करो, ठीक है, कि अवॉइड करो इस चीज़ को। देन उसके बाद मॉनिटराइज करो। अगर गवर्नमेंट कोई भी नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है, ठीक है, कुछ भी नया लेके आ रही है, तो गवर्नमेंट का काम है, कर्तव्य है, वो फीडबैक देखे गवर्नमेंट को, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार मॉनिटराइज करे, इवेलुएट करे चीज़ों को, तो ये काम हो सकता है, ठीक है। तो ये एक दो कंसर्न इश्यूज थे जो आपको देखने हैं बस, और इस चैप्टर से कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको 11 और 12 दोनों चैप्टर समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई दिक्कत और परेशानी मेरे को बताने का है, और कुछ नहीं है। आरटीआई क्या है, कैसे है, कब क्या होता है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना उतना ही एनफ है, ठीक है। अगर आप 11 यूनिट्स में से और पढ़ते हो तो आपकी मन मर्जी है, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया उतना आपके लिए काम आ जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है उस चैप्टर में से, तो आप इतना भी लिख के आओगे तो भी काफ़ी है, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको